नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम होना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखना। पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। चलिए दोस्तों, आज के सवाल से शुरू करते हैं और आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2 समांतर संयोजित सेल है जिनमें से प्रत्येक की वोल्टेज 2.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय परिपथ से धारा कितनी चलेगी। दोस्तों, जनरली हमने ये देखा है कि शॉर्ट सर्किट में हम धारा को अनंत मानते हैं, लेकिन याद रखना किसी सोर्स में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी धारा कभी अनंत नहीं होती है, क्योंकि सोर्स का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ न कुछ धारा प्रवाह जरूर होता है। अनंत नहीं बोलते हैं उसको, यानी धारा का कोई ना कोई विरोध जरूर होता है, इसलिए अनंत कभी नहीं हो सकता है। अब बात यह आती है कि पैरेलल और सीरीज़ का जब ऑप्शन आए तो कैसे करना है। उत्तर देखो, यहाँ पर समांतर में है, सोर्स की फाइनल वोल्टेज 2.5 वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि समांतर में वोल्टेज के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। एक सेल अगर 2.5 वोल्ट का है तो 2 सेल हो या 200 सेल हो, आउटपुट वोल्टेज आपको 2.5 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, ये घट करके आधा हो जाएगा, क्योंकि समांतर में रेजिस्टेंस घटता है, 0.25 आएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करके मिलान करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 10 एम्पियर आएगा। सी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा आपका। शॉर्ट सर्किट के समय 10 एम्पियर धारा प्रवाह होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, मोस्ट परफेक्ट कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, आगे के सवाल की बात करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को कैसे चलाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंक्रोनस मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जिसका पावर फैक्टर उसकी रोटर एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछा जा सकता है कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किस बात पर निर्भर करता है या किस घटक पर निर्भर करता है, तो वो रोटर एक्साइटेशन पर। रोटर का एक्साइटेशन परिवर्तित करके हम मोटर को लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि जब सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारना हो तो हम हमेशा इसको ओवर एक्साइट करके चलाते हैं, यानी अति उत्तेजित चलाते हैं। अब देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है ओवर एक्साइटेड का, ए ऑप्शन है। लेकिन अगर बात करें कहीं पर ऑप्शन की, तो याद रखें ओवर एक्साइटेशन के साथ नो लोड होना जरूरी है, ध्यान रखें। यानी 2-3 ऑप्शन आ जाए, नो लोड ओवर एक्साइटेड, फुल लोड ओवर एक्साइटेड, तो ऐसे में आपको नो लोड के साथ जाना है। यानी कहते हैं कि मोटर को आप यांत्रिक ऊर्जा और पावर फैक्टर सुधारना दोनों काम एक साथ नहीं करवा सकते। या तो पावर फैक्टर सुधरवा लीजिए या फिर मोटर में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर लीजिए, एक काम आपको करना होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिंक्रोनस मोटर में नो लोड और फुल लोड स्पीड का अनुपात कितना होगा। देखो, सिंक्रोनस मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड मोटर मानते हैं, नियत गति वाली मोटर है। मोटर का गति रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन आपसे अगर पूछा जाए तो वो 0 होता है। नो लोड से लेकर फुल लोड तक मोटर की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब नो लोड पर जितनी गति होती है उतनी ही मोटर की फुल लोड पर गति होती है। इन दोनों का जब आप अनुपात निकालते हैं तो इसका मान आता है इकाई। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नो लोड और फुल लोड स्पीड का अनुपात जो है वो 1 होता है, इकाई उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं, स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद DOL स्टार्टर है, उसमें जो होल्डिंग कॉइल होती है, जो कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखती है, उसको सप्लाई किसके माध्यम से मिलती है। स्टार्ट बटन के समांतर क्रम में एक सहायक NO, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमें लगाना होता है, जो मेन कॉन्टैक्टर के साथ पिकअप होने के बाद NC बन जाता है।
और फिर अगर अपन स्टार्ट बटन छोड़ भी देंगे तो भी कॉन्टेक्टर की कॉइल को थ्रू दी आउट लगातार सप्लाई मिलेगी। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल नंबर 5 कह रहे हैं गति नियंत्रण की कौन सी विधि ऐसी है जिसका उपयोग स्लिप रिंग मोटर में नहीं किया जा सकता। स्लिप रिंग मोटर में हम पोल की संख्या परिवर्तन वाली विधि नहीं लगा सकते। एक्चुअली में क्या होता है कि इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर में एक समान पोल होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अब स्लिप रिंग मोटर का रोटर क्या एक्चुअल में वाउंड होता है, यानी इस पर हम उतने ही पोल की वाइंडिंग करते हैं जितने पोल की स्टेटर में थी। अब अगर आपने बाद में पोल बदल दिए तो रोटर के तो पोल चेंज नहीं हुए ना। केज मोटर में क्या होता है कि रोटर में पोल बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं, स्वतः बनते हैं, इसलिए वो पोल संख्या परिवर्तन करने पर रोटर में भी उसी हिसाब के पोल जनरेट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पोल के लिए हमने वाउंड किया हुआ है। स्लिप रिंग मोटर का रोटर वाउंड होता है और स्क्विरल केज मोटर का रोटर केज टाइप होता है, शॉर्ट सर्किटेड चालक होते हैं। रोटर रियोस्टेट कंट्रोल और कैस्केड नियंत्रण, ये दोनों विधियाँ इसके लिए अपनाई जा सकती है। पोल परिवर्तन विधि का उपयोग जो है हम स्लिप रिंग मोटर में नहीं कर सकते। बी उत्तर आएगा। अगला सवाल है फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज का मान नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से अधिक हो सकता है जब संयोजित भार का मान। ये अल्टरनेटर के बारे में बात कर रहे हैं। अल्टरनेटर में VNL की अपेक्षा VFL का मान एक ही कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है जब उस पर कनेक्टेड लोड कैपेसिटिव हो। लीडिंग पावर फैक्टर जब होगा तो ऐसा हो सकता है। और अगला हमारा सवाल है कि शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी भी एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखो वैसे तो एक एमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, शंट शब्द जब भी होता है ना तो इसकी एक परिभाषा होती है कि अगर कम मान का कोई प्रतिरोध किसी के समांतर में लगता है ना तो उसी को शंट कहा जाता है। जैसे DC जनरेटर मोटर में फील्ड वाइंडिंग के समांतर में अल्टरनेटर है और अल्टरनेटर का प्रतिरोध बहुत कम है, इसीलिए उसका नाम हमने शंट मोटर या शंट जनरेटर रखा था। तो यहाँ एक्चुअल में क्या होता है कि एमीटर का प्रतिरोध शंट की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बी उत्तर आएगा। अगर एमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो शंट प्रतिरोध जो है वो 20 ओम से कम ही होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि तभी तो प्रतिरोध घटेगा। हाँ एक कंडीशन है जिसमें मान बराबर भी हो सकता है लेकिन अधिक कभी नहीं हो सकता। मतलब शंट प्रतिरोध का मान एमीटर के प्रतिरोध के बराबर आ सकता है लेकिन उससे अधिक कभी नहीं होगा, कम हमेशा ही होता है। तो इस क्वेश्चन में तो अपन से पूछा गया है कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा, तो एमीटर का प्रतिरोध अधिक करना है आपको। शंट कम का मान का लगेगा तभी तो वो धारा को बाईपास करेगा, तभी तो एमीटर की रेंज बढ़ेगी। एमीटर में शंट क्यों लगाते हैं? मापी की रेंज बढ़ाने के लिए। शंट करता क्या है? धारा को बाईपास करता है। शंट बनता किसका है? मैग्नीन धातु का बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें से एक आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इसलिए उस न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे से कवर अप करें। इसका फॉर्मूला तो शायद आपको याद ही होगा, RSH बराबर क्या होता है? RM/n-1। खैर इस पर कभी न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको। अगला सवाल, एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो होगा, वास्तविक ट्रांसफार्मर जो होगा, उसमें घर्षण हानियाँ कितनी होती हैं? ट्रांसफार्मर में कोई गतिमान भाग ही नहीं है, इसलिए उसमें कोई घर्षण हानियाँ होती नहीं है, 0% होगी। ट्रांसफार्मर में केवल 2 लॉस होते हैं, मैकेनिकल लॉस होता ही नहीं है। आयरन लॉस और कॉपर लॉस होता है, जिनको फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉस भी आप बोल सकते हो। घर्षण एवं वायु हानियाँ ट्रांसफार्मर में नहीं होती है क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस या स्टैटिक मशीन है। अगला सवाल, एक मूलभूत लूप DC जनरेटर 90 चक्कर प्रति सेकंड से घूमता है। प्रति सेकंड कितनी बार DC का पोटेंशियल ऐसा है जो शिखर मान पर पहुंचता है? देखिए दोस्तों, 90 चक्कर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एक्चुअल में देखो जो इसमें भी जनरेटर में EMF उत्पन्न होता है वो गतिज EMF होता है। BLV sin थीटा से इसका मान ज्ञात किया जाता है। 90 चक्कर प्रति सेकंड का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी ही कितनी है? 90 हर्ट्ज। 90 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में 90 चक्कर काटता है। तो AC साइन वेव के सापेक्ष जब इसका मान बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में BLV sin थीटा है, साइन के सापेक्ष ही मान बनेगा,
तो वही बात है ना, एक चक्कर में देखो 2 बार मान शिखर पर जा रहा है, तो 90 चक्र प्रति सेकंड है, तो शिखर मान पर कितनी बार पहुंचेगा? 180 बार पहुंचेगा। सी उत्तर आपको यहाँ सही करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जस्ट दोगुना कर सकते हैं हम, सिंपल सवाल है। आगे देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 5 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें से 14 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। 2 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा? देखो धारा तो दी है यहाँ से और ड्रॉप पूछा है यहाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि इस जंक्शन की मैं अगर बात करूँ 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम यहाँ से, तो अगर मैं आपको इस जंक्शन की धारा पूछूं तो आप बता सकते हो, और हमें पता है कि इस जंक्शन पे जो भी करंट प्रवेश कर रही है वो 2 ओम से होती हुई आई है। इसका मतलब हमें इन तीनों की टोटल करंट निकालना है। जब इसकी टोटल करंट आपको मिल जाएगी ना, तो वही करंट यहाँ से गुजर रही है तो उसको 2 से गुना कर देंगे, वोल्टेज आ जाएगा। तो देखो जो 5 ओम वाला है ना, इसमें से 14 एम्पियर निकली है, यहाँ प्रतिरोध 2 गुना है तो इन दोनों में से 7-7 एम्पियर निकल रही है। अब तीनों को जोड़ लो, 7 + 14 + 7, यानी टोटल जो करंट है वो 21 एम्पियर है इसकी, है सॉरी 28 एम्पियर है। तीनों को जब जोड़ते हैं तो 28 आता है। 28 एम्पियर करंट जो है वो इस 2 ओम में से भी तो गुजर ही रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा 56 वोल्ट। ठीक है, ये देखो सी ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अगर परिपथ की टोटल करंट आपसे पूछे तो वो भी कितनी है? 28 एम्पियर ही है। अगर टोटल वोल्टेज आपसे पूछे तो 56 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, 56 वोल्ट उसको भी मिल रहा है, 56 दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे 1-2 बार और ट्राई करें। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे डायग्राम दे करके, है ना। देखो जहाँ तक मेरा मानना है, डीसी सर्किट में से आपसे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो डायग्राम देवे या नहीं देवे वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से बनता है और आपसे पूछा भी जा सकता है। और ये तो देखो बहुत ही सिंपल है, मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, 222 नहीं है, 220 kV होता है ना। 132 भी है, 400 भी है, 750 भी है और 765 भी है, इनमें से कोई भी आ जाए, दोनों को ही सही मानना है। 222 नहीं होता है, इसकी जगह 220 kV होता है। ठीक है, प्रसारण की लाइंस के बारे में सवाल पूछा गया था यहाँ पर, और उम्मीद है कि आप अच्छे से इसका रिप्लाई कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक घटक से प्रवाहित धारा को कंट्रोल करना है तो कौन सी युक्ति ऐसी है जिसको आप सेम लगा सकते हैं, एसी एज वेल एज डीसी। देखो नाम से ही पता लग रहा है, रजिस्टर ही ऐसी डिवाइस होती है, हालांकि प्रतिरोधक पैसिव घटक की श्रेणी में आता है, लेकिन एसी और डीसी दोनों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सर्वाधिक अपन रजिस्टर का ही यूज करते हैं। नो डाउट ए ऑप्शन रहेगा, रजिस्टर आएगा। अगला सवाल, आर्मेचर का फ्लक्स जब मुख्य फ्लक्स का सहयोग करता है तो अल्टरनेटर के बाहर का पावर फैक्टर कैसे होगा? मुख्य फ्लक्स का सहयोगी होता है तो उस समय आर्मेचर प्रतिक्रिया चुंबकन यानी मैग्नेटाइजिंग कहलाती है। ऐसा तब होता है जब बाहर का पावर फैक्टर लीडिंग हो। मुख्य फ्लक्स का बहुत अधिक विरोध करती है जब लैगिंग पावर फैक्टर हो। ऐसी प्रक्रिया को विचुंबकन प्रभाव कहा जाता है। मुख्य फ्लक्स का किंचित विरोध करती है जब इकाई पावर फैक्टर हो। ऐसी प्रतिक्रिया को विकृत या प्रतिचुंबकन प्रतिक्रिया कहा जाता है। आगे फिर न्यूमेरिकल है एक कि चित्र में परिपथ में कुल धारा 10 एम्पियर है और R1 जो है वो 6 ओम का है और R2 में से 6 एम्पियर धारा चल रही है, तो सप्लाई वोल्टेज का मान बताओ कितना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर दिया। फिर 10 एम्पियर की करंट यहाँ से चल रही है, 6 एम्पियर की करंट इसमें दे दी, तो देखो यहाँ से 4 एम्पियर धारा निकल रही है कि नहीं, और ये 6 ओम का है। अब ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर आप वोल्टेज एक सर्किट की निकालते हैं तो मुझे लगता है सिंपल क्वेश्चन है ना। 4 एम्पियर की धारा चल रही है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना आएगा? 24 वोल्ट। ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो सिंपल सा आंसर है। और आगे देखो, वैद्युतिक रेखा चित्र में निम्नलिखित संकेत किसको दर्शाता है? दोस्तों ये लाइटनिंग अरेस्टर का है, जिसे हम सर्ज डाइवर्टर भी बोलते हैं। सी उत्तर हो जाएगा। तड़ित चालक लाइटनिंग अरेस्टर
सर्ज डाइवर्टर, कई सारे इसके ऑप्शन हैं। तो बस दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।